नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ग्रैंड गौरव। और आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन वैल्यूज के श्रृंखला में ही अगली कड़ी में, जिसे हम लोगों ने पिछली लेक्चर में देखा था। पिछली लेक्चर में हम लोगों ने हार्मनी इन सोसाइटी यानी समाज में साम्य की अवस्था, समाज में संगीत की अवस्था को हम का कार्य हम लोगों ने करा। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि समाज में जो व्यवस्था होती है, मानव के लक्ष्यों के आधार पर समाज में कितने प्रकार की व्यवस्था को हम देख पाते हैं। तो पिछली लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर सही समझ और सही भाव को सुनिश्चित कर ले और हैप्पीनेस के लिए और प्रॉस्पेरिटी के अर्थ में कार्य करे, तो वह हार्मनी में होता है। और इसी प्रकार से जब हम परिवार के स्तर पर आते हैं, तो परिवार के प्रत्येक सदस्य में अगर ये भाव आ जाए कि उनके अंदर भी सही समझ, सही भाव का होना और सभी एक दूसरे के प्रति 9 प्रकार के भावों को सुनिश्चित कर पाए, तो ये परिवार के अंदर हार्मनी की स्थिति को हम देख पाते हैं। इसी प्रकार से अगर समाज में हम हार्मनी की स्थिति को संतुलित कर पाए, जो कि हम लोगों का जो विषय है, इस विषय को अगर देखें तो समाज के अंदर हार्मनी, हार्मनी इन सोसाइटी, समाज में व्यवस्था की स्थिति को ही हम देखना चाहते हैं। तो एक बार अगर हम ये समझ लें कि समाज में हार्मनी की सिचुएशन को हम मेंटेन करेंगे, तो क्या होगा? तो कहते हैं कि अभय की स्थिति होगी। अब ये अभय की स्थिति किन आधारों पर होगी या किस व्यवस्था के आधार पर होगी, तो आइए चलते हैं और देखते हैं इस अभय की स्थिति को। तो अगर हम देखें कि समाज में अभय की स्थिति किस प्रकार से होगी, तो इसको देखने के लिए हमें मानवीय व्यवस्था को देखना पड़ता है। क्योंकि पिछली कक्षा में, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो पारिवारिक संबंध जो है, कहीं ना कहीं सामाजिक संबंधों के रूप में परिवर्तित होते हैं। और जब हम व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध देखते हैं, तो परिवार से बढ़कर के समाज के स्तर पर वो और बृहत्तम हो जाता है और विस्तृत हो जाता है। और इस विस्तृत व्यवस्था को समझने के लिए हमें मानवीय व्यवस्था को समझना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ये देखें कि ह्यूमन ऑर्डर क्या है। आप अपनी स्क्रीन पे एक एरो देख रहे होंगे, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ये वो स्थिति बताई जा रही है कि अगर एक व्यक्ति अपने अंदर हार्मनी को सुनिश्चित कर ले, तो वो प्रथम स्थिति है। हार्मनी से वो अपने अंदर हार्मनी स्थापित करने के बाद, अपने अंदर संगीत की स्थिति, व्यवस्था की स्थिति बनाने के बाद, वो परिवार में व्यवस्था को देखे, समाज में व्यवस्था को देखे और इस प्रकार से पूरी प्रकृति और अस्तित्व में वो व्यवस्था को देखे। तो अगर हम ये देखते हैं कि समाज में कितनी चीजें हमें दिखती हैं, ये अभय की स्थिति हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले मानवीय व्यवस्था को देखना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, मानवीय व्यवस्था को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं 5 चीजें, जिसे 5 डायमेंशंस या 5 आयाम कहा जा रहा है। आप एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप सुनिश्चित कर पाए कि जब हम 5 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, ये 5 आयाम कौन से हैं? तो कहते हैं ये 5 प्रकार के आयाम वो आयाम हैं जिन आयामों में व्यक्ति जीता है। तो मानवीय व्यवस्था के 5 आयामों में सबसे पहला जो आयाम है, वो एजुकेशन और संस्कार है। एजुकेशन क्या है? तो आज के अनुसार जो एजुकेशन या जो शिक्षा की बात हम करते हैं, वो शिक्षा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ह्यूमन वैल्यू की शुरुआत इसी आधार पर होती है कि आज के समय में जो शिक्षा व्यवस्था हम देख रहे हैं, क्या वो शिक्षा व्यवस्था उचित है? तो वहां पर हम देख पाते हैं कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था उचित शिक्षा व्यवस्था नहीं है जो हमें सिर्फ नौकरी पाने लायक बनाती है, बल्कि शिक्षा का
उद्देश्य है संपूर्ण जीवन का विकास। शिक्षा का निरंतर उद्देश्य जो है वो है मनुष्य का विकास। तो मनुष्य अपना विकास सिर्फ संसाधनों से ही नहीं कर सकता, बल्कि उचित समझ, उचित भाव, उचित प्रेम, उचित सम्मान, इन सारे भावों से भी कर सकता है। तो अगर हम देखें शिक्षा और संस्कार, तो व्यक्ति के जीने के 5 आयाम हैं। तो कहते हैं कि जान लेना शिक्षा है। किसी चीज के बारे में जानना, किसी चीज के विभिन्न आयामों को समझना, ये शिक्षा का हिस्सा होता है। लेकिन जानने के बाद उन चीजों को जीवन में लेकर चलना और उन चीजों में जीना, ये संस्कार की बात है। तो 2 चीजों की हम बात कर रहे हैं, एक तो शिक्षा की बात कर रहे हैं, दूसरा संस्कार की बात कर रहे हैं। व्यक्ति के जीने के 5 आयाम हैं। मानवीय व्यवस्था को अगर देखने जाते हैं तो हमें इन 5 आयामों को देखना पड़ता है। तो अगर एजुकेशन और संस्कार की बात करें तो एजुकेशन क्या है? मैंने कहा कि जानना, चीजों के बारे में जानना, ज्ञान का होना, चीजें समझ लेना, ये एजुकेशन का पार्ट है। लेकिन समझ के आधार पर प्रयोग करना, समझ के आधार पर उन चीजों को अपने जीवन में लाना, अपने जीवन में उतार देना, ये संस्कार का विषय है। तो व्यक्ति के जीवन के 5 आयाम, जिसमें से एक आयाम शिक्षा और संस्कार है। यानी व्यक्ति ज्यादातर अपने शिक्षा और संस्कार के माध्यम से ही चालित होता है। दूसरा, स्वास्थ्य और संयम। स्वास्थ्य और संयम की बात भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में की है, जहां हम शरीर के आधार पर सुनिश्चित कर रहे थे कि शरीर के आधार पर स्वास्थ्य क्या है। तो जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। हम स्वयं को इस प्रकार से संगठित और व्यवस्थित करने की बात करते हैं शरीर के आधार पर, जिसके माध्यम से ये शरीर, जिसको हम एक टूल के तौर पर, एक संयंत्र के तौर पर यूज करते हैं, एक संयंत्र के तौर पर प्रयोग करते हैं, उसका स्वास्थ्य सुनिश्चित रहे। और जब स्वास्थ्य शब्द को हम देखने जाते हैं तो कहते हैं कि शरीर का पोषण, शरीर का संरक्षण और शरीर का सदुपयोग, ये सारी चीजें स्वास्थ्य में सन्निहित हैं। और संयम की बात करते हैं तो संयम एक सेल्फ के आधार पर किया जाने वाला कार्य है। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना ये शरीर आधारित कार्य है। लेकिन जब हम संयम की बात करते हैं, संयम एक सेल्फ के लेवल पर किया जाने वाला कार्य है। और सेल्फ को हम कहते हैं कि जब सेल्फ अपने लेवल पे कंट्रोल की सिचुएशन को देखने लगता है, यानी संयम को हम कहते हैं कि संयम एक प्रकार से सेल्फ कंट्रोल है। स्वयं के ऊपर नियंत्रण, सेल्फ के द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण ही संयम है। तो 5 आयामों में से एक आयाम तो है शिक्षा संस्कार, दूसरा आयाम है स्वास्थ्य और संयम। अब तीसरा आयाम देख लेते हैं। तीसरा आयाम है प्रोडक्शन और वर्क। अच्छा, इसको हम थोड़ा और अगर देखें एलैबोरेटिव वे में तो आपको ज्यादा अच्छा होगा। आपकी स्क्रीन पे 1-2 चीजें मैं अभी आपको डिस्प्ले में दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो सही समझ और सही भाव को स्थापित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो आप देख पा रहे हैं सही समझ और सही भाव जहां लिखा हुआ है ऊपर ह्यूमन गोल्स में, वहां आपको 1 नंबर दिख रहा है और 1 नंबर एजुकेशन और संस्कार में दिख रहा है। इसका मतलब व्यक्तिगत स्तर पे कोई भी व्यक्ति स्वयं के आधार पर अगर सही समझ और सही भावों को सुनिश्चित करना चाहता है तो उसे अपने शिक्षा और संस्कार के ऊपर कार्य करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर हम परिवार के आधार पर देखें कि परिवार के आधार में प्रत्येक परिवार में हम प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता या 9 भावों को सुनिश्चित करके उन 9 भावों में जीने के का प्रयास करते हैं। तो अगर हम परिवार के स्तर पर देखें तो परिवार के स्तर पर क्या आवश्यक है? तो संयम और स्वास्थ्य आवश्यक है। प्रोडक्शन और वर्क, उत्पादन और कार्य, ये आवश्यक है। और एक्सचेंज और स्टोरेज, यानी विनिमय और संग्रह, ये आवश्यक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अभी तो आपने एक मैंने ये ओवरव्यू दिया है आपकी स्क्रीन पे।
राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग जहां पे लिखा हुआ है वो फर्स्ट पार्ट है, प्रॉस्पेरिटी जहां लिखा है वो सेकंड पार्ट, फियरलेसनेस ट्रस्ट जहां लिखा है वो थर्ड पार्ट, और को एग्जिस्टेंस जहां लिखा है वो फोर्थ पार्ट। अब इन चारों चीजों को हम इन 5 आयामों में कहां कहां देखते हैं, तो थोड़ा सा देखें। एजुकेशन के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, हमने बताया था एजुकेशन क्या है आपको। मैंने कहा कि किसी चीज के बारे में जानना ये एजुकेशन का पार्ट है। अब हम काम कर रहे हैं स्वयं के ऊपर, तो मानव के जीवन के जीने के 5 आयाम हैं, और उन 5 आयामों में से सबसे पहला जो आयाम है वो है एजुकेशन और संस्कार। तो एजुकेशन क्या है, तो कहते हैं टू डेवलप द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हार्मनी एट ऑल लेवल्स ऑफ अवर लिविंग। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सही समझ और सही भावों को सुनिश्चित कर पाए, सही समझ और सही भावों को सुनिश्चित करके वो जीवन के चारों स्तरों पर, व्यक्तिगत स्तर पे, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर और नेचर और एग्जिस्टेंस के स्तर पे, वो चारों स्तरों पे जी पाए। तो इसी को हम शिक्षा की श्रेणी में रखते हैं। तो जब हम बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा एक योग्यता है। शिक्षा एक योग्यता है जो मनुष्य को सही समझ और सही भाव विकसित करने में और उन सही समझ और उस विकसित भाव के साथ जीने में सहयोग देती है। अब जब हम बात करते हैं दूसरी चीज की संस्कार क्या है, तो संस्कार आपके सामने लिखा हुआ है। तो कहते हैं संस्कार एक कमिटमेंट है, संस्कार एक प्रकार की प्रतिबद्धता है जीवन के प्रति, कि हमें हार्मनी में जीना है। तो संस्कार क्या है, मैंने पहले भी कहा कि संस्कार की जब हम बात करते हैं तो संस्कार का अर्थ है कि शिक्षा के आधार पर शिक्षा की चीजों का प्रयोग करना। यानी सही समझ, सही भावों को हमने समझ लिया, यदि उन भावों के आधार पर हम जी पा रहे हैं, उन भावों को हम अपने जीवन में सुनिश्चित कर पा रहे हैं, तो इस स्थिति को ही हम संस्कार की स्थिति में देख पाते हैं। तो जब हम बात करते हैं संस्कार की, तो संस्कार को देखने जाते हैं तो कहते हैं कि द कमिटमेंट, प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ लिविंग इन हार्मनी। संस्कार मुख्य रूप से एक प्रतिबद्धता है और हार्मनी में जीने की तैयारी है। अब प्रिपरेशन की जब हम बात करते हैं तो प्रिपरेशन का अर्थ है स्किल्स। प्रिपरेशन इंक्लूड्स लर्निंग द स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। यानी एक चीज समझना है, बहुत महत्वपूर्ण रूप से इस चीज को अगर आप समझें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। जब हम बात करते हैं विज्ञान की, तो कहते हैं कि विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान की स्थिति है। तो क्रमबद्ध ज्ञान यानी ज्ञान की क्रमबद्ध अवस्था को अपने अंदर सुनिश्चित करना, यानी विज्ञान को अपने अंदर समावेशित करना। लेकिन तकनीक शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो विज्ञान से भिन्न किस प्रकार हो जाती है, विज्ञान से भिन्न इस प्रकार हो जाती है कि विज्ञान और विज्ञान के सिद्धांतों को यदि हम अपने वास्तविक जीवन के जो जो सत्य आयाम है, यानी जो वास्तविक जीवन में जब हम उन चीजों का प्रयोग करना शुरू करते हैं, विज्ञान और विज्ञान के सिद्धांतों का जब हम अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, तो जीवन में प्रयोग करना ही तकनीक कहलाता है। तो इसी प्रकार से एजुकेशन और संस्कार है। एजुकेशन क्या है, ये जानना कि सही क्या है, उचित क्या है, सही समझ क्या है, सही भाव क्या है, कैसे हम सही भावों के साथ जी सकते हैं, कैसे हम सही समझ के साथ जी सकते हैं। तो ये जानना शिक्षा का विषय है। लेकिन उन भावों में जीना, उन भावों को लगातार अपने जीवन में प्रैक्टिस करना और उन भावों को अपने जीवन में निरंतर प्रतिबद्धता के साथ प्रयोग करने की जो स्थिति है, इसी स्थिति को संस्कार कहते हैं। तो अगर हम देखें तो कहते हैं कि किसी भी प्रकार की योग्यता, किसी प्रकार की क्षमता जिसको हम अपने जीवन में प्रयोग में लाने के लिए देखते हैं, तो वो हम संस्कार का विषय है, ऐसा कहते हैं। तो एजुकेशन आपने देख लिया कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन की आवश्यकता हमें व्यक्तिगत स्तर पर होती है, संस्कार की आवश्यकता हमें व्यक्तिगत स्तर पर होती है।
तो जीवन जीने के 5 आयामों में से एक आयाम तो एजुकेशन और संस्कार है, और एजुकेशन और संस्कार का प्रयोग हम व्यक्तिगत रूप में व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं, सही समझ और सही भावों को अपने अंदर सुनिश्चित करने के लिए, और साथ ही साथ प्रसन्नता के साथ, सुख के साथ, संपन्नता के साथ अपने जीवन को जीने के लिए। तो एक एक चीज, एक प्रथम आयाम को हमने देख लिया, प्रथम आयाम में क्या चीजें आ रही हैं। अब बात करते हैं द्वितीय आयाम की। द्वितीय आयाम को अगर देखने जाते हैं तो द्वितीय आयाम का अर्थ है कि परिवार के स्तर पर हमें क्या चीजें दिखती हैं। तो जब हम परिवार के स्तर पर आते हैं, एक तो हमने ये सुनिश्चित कर लिया कि शिक्षा और संस्कार व्यक्तिगत स्तर पर आवश्यक है, लेकिन जब हम व्यक्तिगत स्तर से परिवार के स्तर पर जाते हैं, यानी जीने के आयाम को थोड़ा सा और विस्तृत करते हैं, तो परिवार के स्तर पर जाने पर हमें क्या चीजें महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती हैं। तो परिवार के स्तर पर जाने पे हमें सबसे महत्वपूर्ण अलग अलग 4 चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो स्वास्थ्य और संयम। तो स्वास्थ्य और संयम परिवार के अंदर सुनिश्चित करना, ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। अगर आप इसको देखें, इसको आप समझ पाएं, तो आप इसको इस तरह से देखें कि एक परिवार में जीने के लिए, एक परिवार में जीने के लिए मेरा संयम में होना। अब देखिए, संयम की आवश्यकता हम की बात हम परिवार में क्यों कर रहे हैं। तो हमने कहा कि संयम क्या है। संयम इज द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। शरीर का हम किस प्रकार से पोषण के अर्थ में, सुरक्षा के अर्थ में, संरक्षण के अर्थ में सही उपयोग कर सकते हैं, इस चीज को अगर हम देखें तो ये संयम की स्थिति है। और जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो कहते हैं बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू आई, पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर इन हार्मनी। यही अवस्था, यानी एक एक व्यवस्था की जो अवस्था है, व्यवस्था की अवस्था। अब इसमें आप शायद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको जब मैं कह रहा हूं व्यवस्था की अवस्था। तो व्यवस्था की अवस्था को एक बार देखें। मैं शरीर के आधार पर जब अपने सभी अंगों का पूर्णतः उचित प्रयोग कर पाता हूं, उसमें किसी प्रकार के विकार को महसूस नहीं करता, उसमें किसी प्रकार के असंतुलन को महसूस नहीं करता, तो मैं कहता हूं कि मैं स्वस्थ हूं। तो संयम क्या है? संयम एक भाव है अपने शरीर के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग का, और हमें उसे सुनिश्चित करना है। लेकिन जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य का अर्थ है हमारे शरीर का प्रत्येक अंग जो है हार्मनी में हो, व्यवस्था में हो, उसमें कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए हम हेल्थ की बात करते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपने शरीर की आवश्यकता को रिकॉग्नाइज करना है। अपने शरीर के लिए हमें क्या चाहिए। हमें हमारे शरीर के लिए पोषण चाहिए, हमें हमारे शरीर का संरक्षण करना है, हमें हमारे शरीर का नियंत्रण करना है, हमारे शरीर के सभी अंग उचित रूप में पूर्ण व्यवस्था में कार्य कर रहे हों, हमें ये सुनिश्चित करना है। तो जब हम व्यक्तिगत स्तर से आगे बढ़ते हैं, जब हम व्यक्तिगत स्तर से आगे बढ़ते हैं परिवार के स्तर पर, तो परिवार के स्तर पर हम संयम और स्वास्थ्य को देखने जाते हैं कि हर व्यक्ति जो परिवार में है वो अपने शरीर के आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है। अपने शरीर की आवश्यकता को पूरा करना है, अपने शरीर के पोषण, संरक्षण और उसके सदुपयोग को सुनिश्चित करना है, अपने शरीर के विभिन्न अंगों में हार्मनी को मेंटेन करना है, और हर व्यक्ति को अपने परिवार के अंदर ये चीजें, शरीर के आधार पर की जाने वाली चीजें स्वयं ही करनी। तो अपने आवश्यकता को पहचानना, फिजिकल फैसिलिटीज जो हैं उनको पहचानना, और फिजिकल फैसिलिटीज को पहचान करके उसके आधार पर निर्वहन करना, ये जो चीजें हैं अगर आप ये देखें तो ये सारी चीजें शरीर के अर्थ में, स्वास्थ्य के अर्थ में, संयम के अर्थ में है। अब दूसरी चीज हमें कहाँ दिखती है? अच्छा, ये चीजें हम लोगों ने पहले भी बात करी है। हम लोगों ने 8 चीजों की बात करी थी शरीर के लिए। संयम और स्वास्थ्य को अगर देखने जाते हैं तो हम लोगों ने, याद है आपको, हम लोगों ने बात की थी आहार, विहार, आसन, प्राणायाम, व्यायाम,
औषधि, चिकित्सा, ये सारी चीजें हम लोगों ने बात करी थी। तो इंटेक्ट क्या है? इंटेक है आहार, यानी शरीर में संयम और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें इंटेक यानी आहार को बहुत उचित मात्रा में सुनिश्चित करना है। डेली रूटीन, जिसे हम विहार कह रहे हैं, यानी सही समय पे उठना, चलना फिरना, सोना, आराम करना, ये सारी चीजें। एक्सरसाइज करना यानी व्यायाम करना हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। श्रम क्यों है? श्रम को कहते हैं कि उत्पादन कार्यों में या फिजिकल फैसिलिटीज जुटाने में जो किया गया कार्य है वो श्रम है, तो ये भी बहुत आवश्यक है। आसन, आसन हमारे शरीर के आसन हमारे शरीर के बैठने की अवस्था, सोने की अवस्था, इन सारी अवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। तो हमारे शरीर को हमें ठीक तरीके से रखना है। प्राणायाम, जो कि हमारे श्वास प्रश्वास की अवस्थाओं को बताता है, और औषधि और चिकित्सा की आवश्यकता सबसे अंत में पड़ती है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया है पहले। तो संयम और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए हमें इतनी सारी चीजें करनी पड़ती हैं, ये हम लोगों ने पहले भी बात करी है। अब ये देख लेते हैं कि अगर हमें परिवार के स्तर पर हमें प्रॉस्पेरिटी को सुनिश्चित करना है, संपन्नता को सुनिश्चित करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहली चीज तो फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी, ये तो आपको मालूम ही है, यानी ये आप बिल्कुल निश्चित तौर पर सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि की प्रॉस्पेरिटी क्या है। तो जब हम प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं तो प्रॉस्पेरिटी का अर्थ है कि हम मेरे पास कोई भी चीज मेरी आवश्यकता से ज्यादा है तो वो संपन्नता है मेरे लिए। तो परिवार में संपन्नता को सुनिश्चित करना है, तो परिवार में संपन्नता को सुनिश्चित करने के लिए हमें दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो हमें सही समझ को विकसित करना है, सही आवश्यकता को विकसित करना है, और ये देखना है कि हमारे पास कौन से स्किल्स हैं जिनके माध्यम से हम वो फिजिकल फैसिलिटीज जुटा सकते हैं, वो चीजें जुटा सकते हैं जिनके माध्यम से हम अपने संपन्नता को बना सकते हैं। तो ये थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी चीज हम लोगों ने देखी। अब दूसरी चीज में एक और चीज आ रही है जिसे हम कह रहे हैं प्रोडक्शन और वर्क। ठीक है, परिवार के अंदर हम देखने जाते हैं तो हमें संयम और स्वास्थ्य को व्यक्तिगत रूप में सुनिश्चित करना है, और उसके अतिरिक्त हमें क्या करना है? तो उसके अतिरिक्त आपको स्क्रीन पे दिख रहा है प्रोडक्शन और वर्क। हमें उत्पादन और कार्य पर भी ध्यान देना है। तो कार्य किसे कहते हैं? कार्य को जब हम देखने जाते हैं तो हम कहते हैं एक व्यक्ति शेष प्रकृति के साथ जितनी भी चीजें कर रहा है वो सभी कार्य हैं। अच्छा, अब इस चीज को जरा ध्यान से देखें। मेरे द्वारा किया गया, यानी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी छोटा से छोटा जो कार्य है जो हम शेष प्रकृति के साथ कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम विशेष तौर पर कार्य के रूप में परिभाषित करते हैं। आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। मैं एक लाइन और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि व्यक्ति के द्वारा शेष प्रकृति के साथ किया जाने वाला जो व्यवहार है, यानी व्यक्ति शेष प्रकृति के साथ जितने प्रकार का व्यवहार करता है, जितने प्रकार से वो सामंजस्य, वो स्थिति परिस्थिति में जीता है, वो उसके द्वारा किए गए कार्य ही हैं। तो अगर कार्य को देखें तो कहते हैं कि द लेबर अ ह्यूमन बीइंग डज ऑन द रेस्ट ऑफ नेचर। जब हम बात करते हैं कि वर्क की, तो वर्क क्या है? तो कहते हैं शेष प्रकृति के साथ किया जाने वाला जो कार्य है वो वर्क है। और दूसरी चीज प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने बात की थी पहले भी कि प्रोडक्शन क्या है। तो कहते हैं कि फिजिकल फैसिलिटीज को ऑब्टेन करने के लिए, यानी जितनी भौतिक वस्तुएं हैं, जितनी भौतिक चीजें हैं, उनको प्राप्त करने के लिए, शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए। तो फिजिकल फैसिलिटीज को प्राप्त करने के लिए हमें जो कार्य करना पड़ता है वही उत्पादन है। यानी वस्तुओं के निर्माण का जो कार्य है, वस्तुओं के उत्पादन का जो कार्य है, ये सारी चीजें हमें प्रोडक्शन यानी उत्पादन की बात की तरफ ले जाती हैं। थोड़ा और आगे बढ़ें। अच्छा, अब हम ये देखें, जब हम एक बार ये सुनिश्चित करते हैं कि हमें उत्पादन करना है और कार्य करना है, तो
यहीं पे हमें एक व्यक्ति के तौर पर भी सोचना है और परिवार में हमें सभी की आवश्यकताओं के आधार पर भी सोचना है। तो एक चीज जब हम ये देखते हैं कि हमें उत्पादन और कार्य को महत्वपूर्ण रूप से लेके चलना है, तो हम ये देखते हैं कि हमें सबसे पहले क्या उत्पादन करना है। ठीक, हम ज्यादातर ये देख पाते हैं, हम ज्यादातर इस चीज को महत्व देते हैं कि हमें क्या उत्पादन करना है, बनस्पत इसके कि हम ये सोचें कि हम वो उत्पादन कैसे करते हैं। तो जब हम क्या की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे शरीर के लिए जो भी आवश्यक है, शरीर की सुरक्षा, शरीर के सदुपयोग, शरीर के पोषण, शरीर की संरक्षण के लिए जो भी आवश्यक है वो हमें उत्पादन करना है। ठीक, तो प्रोडक्शन किस चीज का होना चाहिए? जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन का मतलब है शरीर के संरक्षण, शरीर के पोषण, शरीर के विकास के लिए जो भी चीजें आवश्यक हैं वो सारी चीजें हमें उत्पादित करनी है, और यही फिजिकल फैसिलिटीज के निर्माण का आधार है। तो फिजिकल फैसिलिटीज क्यों बनाई जाती हैं? इसलिए क्योंकि उनके माध्यम से शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, शरीर का पोषण, संरक्षण और सदुपयोग किया जा सके। अब दूसरा एक प्रश्न और उठता है, हाउ टू प्रोड्यूस। एक बार हमने ये तो सुनिश्चित कर लिया कि हमें क्या बनाना है, तो हमें ऐसी चीजें बनानी है जो शरीर के पोषण, संरक्षण, उसके सदुपयोग, उसके सुरक्षा, उसके विकास के लिए आवश्यक हैं। लेकिन अब दूसरी चीज हम देखें कि हमें कैसे बनाना है। तो जब हम ये देखते हैं कि हमें कैसे उन चीजों का उत्पादन करना है, तो कैसे का जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर अगर हम देखने जाते हैं तो हम कहते हैं कि उत्पादन हम इस प्रकार से करें जो म्यूचुअली इनरिचिंग हो। म्यूचुअली इनरिचिंग का मतलब उभय तृप्ति की स्थिति को बनाता हो। यानी हम उत्पादन इस प्रकार से करें कि जिन संसाधनों के माध्यम से हम उत्पादन कर रहे हैं उन संसाधनों का हम दोहन न करें। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो हम कह रहे हैं कि इको फ्रेंडली होना चाहिए हमारा जो उत्पादन होना चाहिए, शरीर के पोषण, संरक्षण, सदुपयोग, विकास, वृद्धि, शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम जो भी चीजें बनाएं, हम उसमें संसाधनों का दोहन ना करें। हम उसमें जो विद्यमान शेष प्रकृति में जो विद्यमान चीजें हैं उनका हम सदुपयोग करें, ना कि हम गलत तरीके से उनका प्रयोग करें। तो इको फ्रेंडली तरीके से काम करना है, उत्पादन करना है, और इंश्योरिंग जस्टिस, ये बहुत बड़ी बात है। यानी हमें यहाँ न्याय की स्थिति को सुनिश्चित करना है। अब यहाँ न्याय की स्थिति को सुनिश्चित करने का अर्थ क्या है? न्याय की स्थिति को सुनिश्चित करने का अर्थ है कि मैं जिस प्रकृति में रह रहा हूँ, मैं जिस प्रकृति का हिस्सा हूँ, वो जो प्रकृति है, उस प्रकृति में जितने संसाधन हैं, उन संसाधनों को हम इस प्रकार प्रयोग न करें कि हम उनके साथ अन्याय करें। यानी लगातार हम संसाधनों का प्रयोग करते जा रहे हैं, दुरुपयोग करते जा रहे हैं, उनका उचित मात्रा में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक, संसाधनों का वेस्टेज हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित नहीं करती। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बार हम ये पहले देख लें कि हमें क्या बनाना है, फिर उसके बाद ये देखें कि कैसे बनाना है। अब अगर हम देखें म्यूचुअली इनरिचिंग की बात हम करें, तो हम इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप चीजों को समझ सकते हैं कि ये साइक्लिक प्रोसेस क्यों है, इसे हम आवर्तनशील प्रक्रिया क्यों कह रहे हैं। आवर्तनशील प्रक्रिया इसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो चक्र है, ये जो सर्कल है, ये जो साइकिल है, ये हमेशा चलता रहता है। तो आप एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि सबसे पहले एक गोले में आपको दिख रहा है सॉइल, वाटर और एयर। तो जब हम सॉइल, वाटर और एयर की बात कर रहे हैं, तो ये एक बेसिक एलिमेंट हैं जिनसे प्रकृति का निर्माण हुआ है, या ये कहें कि हम ज्यादातर प्रकृति में हवा, मिट्टी, पानी, वायु, यानी इन इन विभिन्न प्रकार के तत्वों को देख पाते हैं। अब ये ध्यान देना है कि पौधे और पेड़ जो हैं वो मिट्टी, पानी और हवा के माध्यम से अपना जीवन प्राप्त करते हैं, वो और विकसित होते हैं, और उसके बाद एक बार अगर उन पौधों का उन पौधों की अगर जीवन काल समाप्त हो गया है, तो वापस से वो अपनी पत्तियों को
उसी मिट्टी में, उसी पानी में, उसी हवा में मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें म्यूचुअली इनरिचिंग की सिचुएशन दिखती है। यानी मेरा निर्माण मिट्टी, वायु, पानी इन सारी चीजों से हुआ और मैंने वापस अपने आप को उन्हीं सारी चीजों में समावेशित कर दिया। तो म्यूचुअल इनरिचमेंट लगातार बना हुआ है, यानी यहाँ एक व्यवस्था दिखती है कि हमने प्रकृति से चीजें ली और उसके बाद हमने प्रकृति को वापस कर दी चीजें। अब एक स्थिति के प्लांट्स से एनिमल्स और बर्ड्स ले रहे हैं, एनिमल्स और बर्ड्स प्लांट्स को वापस भी करते हैं, एनिमल्स और बर्ड्स प्रकृति में मिट्टी, पानी और हवा से भी चीजें ले रहे हैं और एनिमल्स और बर्ड्स इन्हें भी वापस करते हैं। लेकिन सबसे जो दिक्कत है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम की सिचुएशन है वो म्यूचुअली इनरिचिंग की, वो हमारे स्तर पर है। हम इसे सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं एक मानव के तौर पर। तो अगर देखें, हम जानवरों और पशु पक्षियों से बहुत सारी चीजें लेते हैं, लेकिन हम अब जरा ये देखें कि उन्हें हम दे क्या पाते हैं। हम प्रकृति में विद्यमान जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी वृक्ष हैं, उनसे औषधि, फल फूल इत्यादि के रूप में चीजें लेते हैं, लेकिन हम ये देखें कि उन्हें हम दे क्या पाते हैं। हम प्रकृति में विद्यमान मिट्टी, पानी, हवा इन सारी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम इसके बदले क्या कर रहे हैं, हम उन्हें क्या दे रहे हैं? तो हम प्रदूषण दे रहे हैं। हम वायु प्रदूषण कर रहे हैं, जल प्रदूषण कर रहे हैं, मृदा प्रदूषण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरी व्यवस्था को, ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, ये जो आवर्तनशील प्रक्रिया है, ये आवर्तनशील प्रक्रिया एक इनरिच्ड प्रक्रिया है, एक पूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन इस पूर्ण प्रक्रिया को दूषित करने का कार्य हम मनुष्य, मानव के रूप में करते हैं। तो अगर हम इस चक्र को देख रहे हैं, अगर इस क्रम को हम देख पाए, तो हम ये देख पाएंगे कि एक बात तो ये समझनी है कि ये पूरी प्रक्रिया आवर्तनशील है, और दूसरी बात ये भी समझनी है कि प्रत्येक इकाई, जीवन की जितनी भी इकाइयां हैं, वो प्रत्येक इकाई जो है एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है, लेकिन मनुष्य के रूप में हम उन सभी इकाइयों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अब इस चीज को हमें बहुत गहराई से देखना पड़ेगा। चलिए हम बढ़ते हैं, हम तीसरी चीज की तरफ। तीसरी चीज है जिसे हम समाज के आधार पर अगर देखने जाते हैं, तो समाज के आधार पर हमें केवल एक ही चीज देखती है, न्याय और सुरक्षा की व्यवस्था को। अब ये न्याय और सुरक्षा की व्यवस्था को हम क्यों कह रहे हैं? जब एक बार हमने प्रकृति के सामंजस्य को देखा कि हम जो प्रोडक्शन और वर्क कर रहे हैं, वो प्रकृति के साम्य के साथ होना चाहिए। तो व्यक्तिगत स्तर पर क्या आवश्यक था? व्यक्तिगत स्तर पर आवश्यकता थी सही समझ और सही भाव को सुनिश्चित करने की, और ये एजुकेशन और संस्कार से होता है। दूसरी चीज, परिवार के स्तर पर क्या आवश्यक है? तो परिवार के स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने संयम और स्वास्थ्य के आधार पर जीना है, और प्रोडक्शन और वर्क, इन दो चीजों में अपने आप को लगाना है। अब तीसरी चीज, अगर हम समाज के आधार पर देखने जाते हैं, तो समाज में अभय की स्थिति को हम क्यों सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं? समाज में अभय कब आएगा? समाज में अभय की स्थिति तब आएगी जब प्रत्येक परिवार, जब प्रत्येक घर, प्रत्येक परिवार में सभी भावों को हम देख पाएंगे, सभी भावों को, सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ उन भावों में जी रहे हैं, उन भावों का प्रयोग कर रहे हैं। अब जरा देखें, जस्टिस की बात हम क्यों कर रहे हैं परिवार के आधार से आगे? तो कहते हैं जस्टिस क्या है? तो रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप। एक बार ये समझना है कि ह्यूमन का ह्यूमन से रिलेशन क्या है, उसकी पूर्णता किस प्रकार हो रही है, और हम कहाँ मानव के तौर पर म्यूचुअल हैप्पीनेस को इंश्योर कर सकते हैं। अगर हम एक मानव के प्रसन्नता के अधिकार को अपने किसी भी किसी भी प्रभाव से छीनने का प्रयास करते हैं, तो ये जस्टिस की स्थिति नहीं है। यानी ये ठीक वही व्यवस्था है कि दूसरा मेरे सुख और समृद्धि के अर्थ में है। तो जब मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि दूसरा मेरे सुख और समृद्धि के अर्थ में है, तो वहां पर विश्वास पैदा होता है, और जैसे ही विश्वास पैदा होता है, वहां मैं बिल्कुल निर्भीक हो जाता हूं कि मुझे दूसरे से डरने की आवश्यकता नहीं, मुझे दूसरे से भय
की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति मेरे सुख और समृद्धि के अर्थ में है। तो समाज के स्तर पर अगर हमने ये विश्वास का भाव सुनिश्चित कर लिया, तो समाज में अभय की स्थिति होती है और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार उस न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करने में लगा होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति मानव से मानव के अपने संबंध को देख पाएगा और उस संबंध को देख करके उस संबंध में जी पाएगा। तो मानव से मानव के संबंध को देख पाना और उसमें जीना, यही न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करने का आधार है, जहां हम विश्वास के आधार पर चलते हैं, जहां हम दूसरा मेरे सुख और समृद्धि के अर्थ में है, इस भाव के आधार पर चलते हैं। तो ये सारे भावों को लेकर के चलने पर हम प्रत्येक व्यक्ति के साथ स्वयं भी वैसे व्यवहार करते हैं, स्वयं वैसे कार्य करते हैं, जिनसे उसकी प्रसन्नता को भी हम सुनिश्चित कर पाएं और अपनी प्रसन्नता को भी हम सुनिश्चित कर पाएं। तो जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी की, ये 9 वैल्यूज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ट्रस्ट से प्रेम तक, यानी विश्वास से प्रेम तक हम लोगों ने ये देखा, और हम ये भी कह रहे हैं कि विश्वास से प्रेम तक अगर एक परिवार, दूसरा परिवार, तीसरा परिवार, सभी प्रकार के परिवार अगर इन 9 भावों को अपने अंदर सुनिश्चित करके एक दूसरे के साथ इन 9 भावों का उचित प्रयोग करेंगे और इन 9 भावों में अपने आप को, अपने जीवन को लेकर के चलेंगे, तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। और एक अच्छे समाज का निर्माण ही कहीं ना कहीं हमें एक अच्छे राष्ट्र की तरफ लेकर जाता है। तो अब देखें, चौथी चीज जो प्रिजर्वेशन बात कर रहे हैं हम, प्रिजर्वेशन की आवश्यकता कहाँ है? तो प्रिजर्वेशन की आवश्यकता है एक तो स्वयं मनुष्य के स्तर पर, दूसरा शेष प्रकृति के स्तर पर। तो ये प्रिजर्वेशन की जो आवश्यकता है, संरक्षण की जो आवश्यकता है, वो क्यों है? तो ह्यूमन बीइंग की संपन्नता के लिए हमें ये संरक्षण आवश्यक है, और शेष प्रकृति में जितनी चीजें हैं उनके संरक्षण की आवश्यकता भी हमें है, क्योंकि उनके माध्यम से ही हम अपने आप को सुखी बना सकते हैं, सुखी कर सकते हैं। एक्सचेंज की आवश्यकता और स्टोरेज की आवश्यकता हम 2 स्तरों पर देख पाते हैं। हम परिवार और परिवार के बीच में अगर संबंधों को देखने जाएं तो वहां एक्सचेंज दिखता है, स्टोरेज दिखता है। स्टोरेज का मतलब संग्रहण, यानी एक परिवार वस्तुओं का आदान प्रदान भी करता है, संसाधनों का आदान प्रदान भी करता है और संरक्षण भी करता है, क्योंकि फिजिकल फैसिलिटी जुटाना सभी का एक कर्तव्य भी है। और समाज के स्तर पर अगर देखे जाएं तो समाज के स्तर पर हम जस्टिस को भी देख पाते हैं। तो ये चारों अवस्थाओं को आपने देख लिया है, ठीक? तो हम एक मनुष्य के तौर पर इन 4 आयामों में जीते हैं, ठीक? आज के लिए मैं यहीं पर इस सेशन को समाप्त कर रहा हूं। अगले सेशंस के साथ मैं फिर से आपके साथ जुड़ूंगा। बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीजें हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।